स्वागत है दोस्तों आपका वाईफाई नॉलेज में। आज हम आपके सामने केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम हमारे टॉपिक का नाम है पदार्थ और उनकी अवस्थाएं। क्या? पदार्थ और उनकी अवस्थाएं। उनकी अवस्थाएं। तो अब देखिए पदार्थ क्या होता है। हम सीधे सीधे देखेंगे कि पदार्थ होता क्या है। तो आप लोग इसका नोट भी बना सकते हैं। क्लास 9th और 10th का जानते हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इसीलिए आप नोट भी बना सकते हैं। हम आपको अच्छी अच्छी राइटिंग मतलब जितना हो सकता है उतना लिख के देंगे। देखिए पदार्थ। अब पदार्थ होता क्या है। दुनिया में कोई भी वस्तु, दुनिया में कोई भी वस्तु, यहाँ लिखेंगे देखिए, कोई भी चीज़, मतलब कि कोई भी चीज़ की बात, कोई भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरे। क्या घेरे? स्थान। स्थान घेरे मतलब कि दुनिया में कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान मतलब उसकी वजन हो। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एक हवा को ही ले लीजिए। एक कमरे में हवा पूरी भरी हुई है, हवा भरी हुई है। तो देखिए दोस्तों, मतलब ये हमारा रूम है। रूम में क्या भरा है? एयर। एयर में देखिए इसमें कुछ द्रव्यमान मतलब इसका कुछ वजन होगा, 10 kg का होगा, कुछ भी वजन होगा। और यह देखिए स्थान घेर रहा है, पूरे कमरे का स्थान घेर ले रहा है। इसीलिए यह हमारा क्या है? पदार्थ है। ये पदार्थ है। तो कोई भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरे, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो अब पदार्थ में देखिए पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। पदार्थ की जैसे जैसे लिखा रहे हैं आप लोग अपने ऐसे नोट में लिख जाए। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो पहला हमारा है ठोस। पहला ठोस है। दूसरा हमारा है द्रव, द्रव्य नहीं द्रव। और तीसरा हमारा है गैस। चौथी पदार्थ की, आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या नाम है, तो हम बताएंगे प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था का नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम BEC कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हमें चौथी और 5वीं मतलब ये अवस्थाएं बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर ठोस, द्रव और गैस मिलती हैं। तो हम इसके बारे में अब डिटेल्स देखेंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये क्या है। तो देखिए दोस्तों, पदार्थ की पहली अवस्था क्या है? ठोस है। तो हम ठोस के बारे में पूरा नॉलेज आपको देंगे। ठोस क्या है? ठोस। अब ठोस में देखिए क्या होता है। ठोस जो है, ठोस के कण जो होते हैं सॉलिड, हम आपको स्ट्रक्चर से बताएंगे। मान लीजिए ये हमारा ठोस है। ठोस क्या है? ठोस है। तो ठोस के जो कण होंगे, पहला पॉइंट डाल के आप लिखेंगे ठोस के कण। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। क्या? बहुत पास पास होते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा ठोस है। ये ठोस के कण हैं जो हमारे बहुत पास पास हैं। ठोस के कण जो हैं, तो ठोस के कण क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि ठोस के कणों के बीच में, ठोस के कणों के बीच में खाली स्थान, क्या? खाली स्थान बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। तो आप कोई भी ठोस देख लेंगे, उसमें जो है पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि उसमें जो है उसके कण
बहुत पास पास होंगे। क्या होंगे? बहुत पास पास होंगे, जिसके कारण वो फैलते नहीं हैं, वरना वो द्रव की तरह बह नहीं जाएंगे। तो दूसरा हमारा है कि ठोस के कण के बीच खाली स्थान कम होता है। ये मतलब ये जो आप बीच में स्थान देख रहे हैं ना यहाँ पे, इनके बीच ये जो है बहुत कम होता है। क्या होता है? खाली स्थान बहुत कम होता है। तो अब थर्ड हमारा है कि ठोसों की संपीड़ितता सबसे कम होती है। ठोसों की संपीड़ितता, ठोसों की संपीड़ितता। अब कहेंगे संपीड़ितता क्या होता है, तो हम आपको बता रहे हैं संपीड़ितता क्या होता है। संपीड़ितता सबसे कम होती है, कम होती है। तो संपीड़ितता का मतलब ये होता है कि वो दबता नहीं है, मतलब कि इसे हम अगर यहाँ से पुश करेंगे तो ये दबेगा नहीं। इसकी संपीड़ितता बहुत कम होती है, मतलब कि बहुत कम ही ठोस ऐसे होंगे जो दबते होंगे, नहीं तो कोई भी ठोस इसकी संपीड़ितता बहुत कम होती है, मतलब ये दब नहीं सकता, प्रेशराइज नहीं हो सकता। तो इसकी जो है संपीड़ितता कम होती है। और चौथा ये है कि इसकी आकार फिक्स आकार होता है, मतलब कि फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप मतलब कि निश्चित। फिक्स्ड शेप का मतलब होता है निश्चित आकार। इसका निश्चित आकार होता है, निश्चित आकार। और निश्चित आकार के बाद है कि फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब कि इसका निश्चित आयतन भी होता है। क्या? निश्चित आयतन, निश्चित आयतन होता है। और साइज, आकार, मतलब कि इसका आकार, आयतन, ये सब निश्चित होते हैं। ये क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आकृति, आकार और आयतन, आकृति, ये सब निश्चित होते हैं। तो अब है हमारा कि ठोस कठोर होते हैं, मतलब कि ज़्यादातर हम ठोस देखेंगे कि ठोस जो है कठोर होते हैं। अब ये कठोर क्यों होते हैं? कठोर होते हैं क्योंकि इनके अणु बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए ठोस बहुत कठोर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ठोस जो है कठोर होते हैं। क्या होते हैं? ठोस कठोर होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है VI, मतलब कि 6 नंबर पे, कि ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। ठोस के जो ठोस के कण होते हैं, ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। तो ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा मतलब कि ये जो इसके कण हैं, इनकी गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, मतलब कि द्रव की अपेक्षा बहुत कम होती है। इनकी गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। और ठोस के अणु का घनत्व, अब 7 नंबर पर देखेंगे, ठोस के अणु का घनत्व, अणु का घनत्व। घनत्व मतलब होता है कि वह कितना घना है। घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो अब देखेंगे कैसे, मतलब कि इनके जो कण होते हैं वो अत्यधिक घने, मतलब कि पास पास होते हैं, इसलिए इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। देखिए शुरू से हम आपको फिर से बता देते हैं कि क्या कैसे है। देखिए पहले नंबर पे यह है कि ठोस के कण, मतलब कि ये हमारा ठोस है, इनके जो कण हैं, ठोस के कण, ये अत्यधिक पास पास होते हैं, मतलब कि बहुत पास पास होते हैं, तभी तो ये शेप बनाता है ऐसे। और ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस के कणों के बीच में खाली स्थान, मतलब कि इनके ये जो कणों के बीच में जो खाली स्थान है ये बहुत कम होता है। ठोस के कणों के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। तो और थर्ड नंबर पे ठोस की संपीड़ितता सबसे कम होती है, मतलब कि संपीड़ितता सबसे कम होती है।
और निश्चित आकार होता है। मतलब ये जो इसका आकार है ये निश्चित आकार होता है। क्या होता है? निश्चित आकार होता है। और निश्चित आयतन मतलब कि ये जितना यहाँ स्थान घेरा है इसका निश्चित आयतन होता है। और आकृति मतलब ये जिस आकृति की है उसी आकृति की ये रहेगी, इसका निश्चित आकृति होती है। और ठोस जो हैं बहुत कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ये तो सभी को पता है कि ठोस कठोर होते हैं। और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। ये जो इनके कणों के बीच में ये जो गतिज ऊर्जा होती है ये सबसे कम होती है। और ठोस के अणु का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कि घनत्व का मतलब ये होता है कि इनके अणु अत्यधिक घने मतलब कि पास पास घने होते हैं, इसीलिए इसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। तो आगे हमारा है कि ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। ठोस के अणुओं के बीच, किसके बीच? अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इनके मतलब ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ज़्यादा होता है। क्या? बहुत ज़्यादा होता है। अब देखेंगे कि मान लीजिए ये ठोस है, ये हमारा ठोस है। तो ठोस के ये जो अणु हैं इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। तभी तो इससे ये आकर्षित है, इससे ये, तभी तो ये एक साथ इनकी निश्चित आकृति और आकार होते हैं। नहीं तो इनकी निश्चित आकृति आकार नहीं होते, क्योंकि इनके अणुओं के बीच जो है उसका आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। तो अब ठोस में हमने क्या क्या देखा हम आपको बता देते हैं कि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस के कणों के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। ठोस की संपीड़ितता सबसे कम होती है और इसकी निश्चित आकार, निश्चित आयतन और निश्चित वो होता है आकृति। और ठोस कठोर होते हैं। ये तो सभी को पता है कि कोई भी ठोस बहुत कठोर होता है। तो और ठोस की गतिज ऊर्जा मतलब इनके कणों की गतिज ऊर्जा जो है बहुत कम होती है, ये ज़्यादा गति नहीं कर पाते हैं। और ठोस के अणुओं का घनत्व मतलब इनके जो अणु होते हैं बहुत घने होते हैं। क्या होते हैं? बहुत घने होते हैं। और ठोस के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इनके ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारा ठोस हो गया। अब ठोस में हम द्रव को देखेंगे कि किसको देखेंगे? द्रव्य को। तो देखिए दोस्तों, हमारा ठोस हो गया है तो हम पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए द्रव्य क्या होता है हम आपको बताएंगे। द्रव्य का निश्चित आयतन होता है। देखिए दोस्तों, द्रव्य का निश्चित आयतन होता है। निश्चित आयतन का मतलब कि मान लीजिए ये हमारा हो गया कोई टब हो गया, इसमें हमने भर दिया वाटर तो हमने भरा। तो ये देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये 2 लीटर पानी है। क्या है? 2 लीटर पानी है। तो अगर हम इसे इस वाली शेप में रखेंगे तो यहाँ भी 2 लीटर ही पानी आएगा। इसी को कहते हैं आयतन। मतलब कि ये जितना लीटर है उतना लीटर रहेगा, बस ये अपना आकार बदल लेता है। और नेक्स्ट हमारा मतलब कि इसमें है परंतु जिस बर्तन में रखते हैं, हाँ देखिए दिया है, जिस बर्तन में रखने पर उसका आकार ग्रहण कर लेता है, आकार ग्रहण कर लेता है। तो जैसा कि हमने बताया कि हम जब इसमें रख रहे हैं 2 लीटर पानी है तो ये इस आकार के रूप में हो जा रहा है। अगर हम इसी को इस आकार में
रखेंगे कोई भी आकार में तो ये पानी 2 लीटर ही रहेगा, मतलब कि 2 लीटर ही, इसका आयतन 2 लीटर ही रहेगा। बस ये अपनी आकार बदल लेगी, जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ये ग्रहण कर लेगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा है, दूसरा पॉइंट है कि द्रव के अणुओं के बीच खाली स्थान ठोस के अणुओं के बीच खाली स्थान से ज़्यादा होते हैं। तो मतलब कि यहाँ मान लीजिए द्रव्य के अणुओं के बीच खाली स्थान जो होता है, मतलब इनके अणुओं के बीच जो खाली स्थान होता है, खाली स्थान ठोस के अणुओं के बीच, ठोस के अणुओं के बीच खाली स्थान तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ दिया है कि द्रव्य के अणुओं के बीच खाली स्थान, जो द्रव्य के अणु होते हैं, मान लीजिए ये हो गया यहाँ पे, देखिए द्रव्य ये हमारा हो गया, मान लीजिए ये द्रव्य है, इसके जो अणु होते हैं, अणुओं के बीच खाली स्थान, तो ये देखिए ठोस के अणु अत्यधिक पास थे। क्या थे? अत्यधिक पास थे। लेकिन जो द्रव्य में है वो ऐसा नहीं है, इसके अणु दूर दूर होंगे। क्या होंगे? दूर दूर होंगे। तो यहाँ पे दिया है डिफिनेशन में कि बीच खाली स्थान ठोस के अणुओं के बीच खाली स्थान से अणुओं के बीच खाली स्थान ज़्यादा होंगे। मतलब कि इसके कहने का मतलब ये है कि द्रव के अणुओं के बीच खाली स्थान ठोस की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही होते हैं। मतलब कि इसके अणु अत्यधिक पास हैं, तो इसके देखिए कितने दूर दूर हैं, ये होता है। द्रव के अणुओं के बीच खाली स्थान ठोस के अणुओं के बीच खाली स्थान, सॉरी दोस्तों, खाली स्थान से, ये थोड़ा गलती हो गया है, खाली स्थान से ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? खाली स्थान से ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये ठोस के अणु हैं। क्या हैं? ये ठोस के अणु अत्यधिक पास हैं, और ये द्रव के अणु हैं जो ठोस की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा ये क्या हैं? अत्यधिक दूर दूर हैं। तो अब तीसरा नंबर देखते हैं हम। तीसरा नंबर में यह है कि तरल पदार्थ के रूप में होता है। ये जो द्रव होता है, द्रव तरल पदार्थ के रूप में होता है। तरल पदार्थ के रूप में होता है। तो आप लोग पता होगा कि जितने भी द्रव हैं वो तरल पदार्थ के रूप में होते हैं। जैसे वाटर ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जितने भी द्रव हैं, मतलब कि कोई भी तरल पदार्थ क्या होता है? द्रव होता है। ये आप समझ लीजिए कि जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सभी क्या हैं? द्रव हैं। तो चौथा नंबर हमारा है, चौथा नंबर में दिया है कि द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा से ज़्यादा होते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग इसका प्रॉपर नोट बनाते जाइएगा। द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा, क्या? गतिज ऊर्जा ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा से, ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा से ज़्यादा होती हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि क्या है ये, जो ठोस के कण होते हैं, मतलब सॉरी, जो द्रव के कण होते हैं, द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा। तो मान लीजिए ये हमारा ठोस हो गया, ये द्रव हो गया। ये ठोस के कण हैं। किसके कण हैं?
ठोस के कण जो कि अत्यधिक पास पास हैं, अत्यधिक पास, ये द्रव के हैं जो दूर दूर हैं। क्या हैं? दूर दूर हैं। तो इसमें दिया है कि द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा, द्रव के कणों की, इनकी जो गतिज ऊर्जा है, गति करने वाली ऊर्जा है, वो ठोस की कणों की गतिज ऊर्जा से ज़्यादा होती है। मतलब कि इसके जो कण हैं वो इसकी अपेक्षा ज़्यादा गति करते हैं। तभी तो देखिए, आप पानी को ग्लास में से, मान लीजिए ये ग्लास में से आप ज्यों ही गिराते हैं तो ये फैल जाते हैं चारों तरफ। क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जो द्रव के अणु हैं, द्रव के कण हैं, जो उनके कणों की गतिज ऊर्जा कुछ तेज है, जो कि ठोस से इनके कणों की गतिज ऊर्जा तेज होती है। हाँ, आपको फिर पुनः बता रहे हैं कि ये जो द्रव के कण होते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा, इनके कणों की जो गति करने की ऊर्जा है, ये ठोस से ज़्यादा होती है। समझ गया ना? तो अब देखिए पाँचवा नंबर में हमारा है, तो देखिए दोस्तों, पाँचवा नंबर हमारा है कि द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व से कम होगा। देखिए, द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व से कम होगा। क्या होगा? कम होगा। देखिए, ये जो द्रव का मतलब कि ये हमारा ठोस है, इसके कण जो है अत्यधिक पास पास हैं। इसे और छोटा बना देता हूँ वरना कण बनाने पड़ेंगे। इसके कण जो है अत्यधिक मतलब कि इसके कण घने हैं और इसके कण ठोस की अपेक्षा कम घने। देखिए, द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व से कम होता है, कम होगा, क्योंकि इसके कण अत्यधिक घने होते हैं और इसके दूर दूर होते हैं। तो आप लोग ऐसे नहीं कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व से कम होगा। समझ गए? अब छठा नंबर देखते हैं हम अपना। तो छठे नंबर पे हमारा है कि मान लीजिए हम आपको एक स्ट्रक्चर से बताते हैं ये कि ये बाल्टी है। क्या है? ये बाल्टी है। अब बाल्टी में आपने, ये बाल्टी कला हमारा थोड़ा कमज़ोर है, ये बाल्टी में वाटर है, पानी, द्रव। क्या है? द्रव। तो मान लीजिए कि हमने इसे यहाँ से छेद कर दिया, यहाँ सोल कर दिया यहाँ से, तो ये यहाँ से पानी निकलने लगा। क्या हो गया? निकलने लगा। तो आपको इसमें कुछ दिखा? तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो इसका ये जो पानी है, द्रव है, वो बर्तन के चारों तरफ दबाव डाल रहा है। चारों तरफ द्रव दबाव डालते हैं। क्या डालते हैं? कि द्रव जो है बर्तन के चारों तरफ दबाव डालते हैं। तो द्रव में इतना ही। तो इसके आगे हम देखेंगे गैस। तो देखिए गैस को तो देखिए दोस्तों, हमारा पदार्थ की तीसरी अवस्था का नाम है गैस। क्या नाम है? गैस। ये आप लोग नोट बना लीजिए, हम आपको बनाए हैं ऐसे कि पदार्थ की तीसरी अवस्था का नाम गैस है। तो हम देखते हैं इसे कि पहला है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। अब मान लीजिए ये हमारा है गैस, मान लीजिए ये गैस के अणु हैं। ये क्योंकि हम इन्हें खुले में छोड़ देंगे तो ये भाग जाते हैं। क्या कहते हैं? भाग जाते हैं। तो गैस के अणु जो होते हैं, इनके अणु जो हैं, इनकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। और गैस के सेकंड नंबर पे है कि गैस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। गैस के अणुओं के बीच, ये अणु हैं, लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम होता है। इनके जो ये देखिए
हम आपको क्वेश्चन कैसे बनाते हैं कि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में लग होता है, सबसे ज़्यादा अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस में होता है और सबसे कम गैस में होता है। तभी तो ये हवा में खुले उड़ जाते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारा है कि गैस का घनत्व सबसे कम होता है। ये बहुत कम घने होते हैं। ये गैस है तो ये यहाँ 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 मतलब ये बहुत कम घने होते हैं। फिर से बताते हैं कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, ये इनकी गति करने की जो ऊर्जा है सबसे ज़्यादा होती है, और गैस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इनके और इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। जैसे मान लीजिए आप एक बलून लिए हैं, बलून में आप हवा को भरने के बाद ज्यों ही आप इसे किसी तरह छेद कर देंगे तो देखिए इसमें का जो एयर होगा, गैस होगा, वो उड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो थर्ड नंबर पर है गैस का घनत्व तो सबसे कम होता है। ये मतलब कि घने का, ये देखिए कितने दूर दूर हैं, ये इसका घनत्व तो सबसे कम होता है। और चौथे नंबर पे है कि एक गैस दूसरी गैस में आसानी से घुल जाती है। तो देखिए कैसे घुलती है, हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि इसमें एक गैस है और इसमें दूसरी गैस है। इनके अणु दूर दूर हैं। क्या हैं? दूर दूर हैं। तो अगर ये वाली गैस हम इसमें डालेंगे तो ये अणु आके यहाँ बीच में हो जाएंगे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो एक गैस है दूसरी गैस में आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि इनके अणु दूर दूर होते हैं। ये वाले अणु यहाँ पे आके रुक जाते हैं, तो इसीलिए ये मिक्सचर हो जाते हैं। तो अब चौथा नंबर है, पांचवा नंबर है कि गैस का आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है। गैस का आकार जो है अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। गैस का आयतन और आकार अनिश्चित होता है। अब छठा नंबर है कि गैस के कण, ये जो गैस के कण हैं, गैस के कण चारों दिशाओं में इधर उधर भागते हैं। आपने देखा ही होगा कि आप ज्यों ही बलून को फोड़ देते हैं, इनके जो गैस के कण होते हैं वो हवा में चारों दिशाओं में बिखर जाते हैं, भागने लगते हैं। अब 7 नंबर पे हमारा है कि गैस में विसरण सबसे ज़्यादा होता है। विसरण मतलब कि विसरित होने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है। अब लास्ट नंबर है हमारा कि गैस की संपीड़ितता सबसे ज़्यादा होती है। अब संपीड़ितता मतलब इसको प्रेशराइज, मान लीजिए यहाँ पर एक गैस है, ये 3 हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से बता रहे हैं। ये मान लीजिए इसमें क्या भरा है? गैस भरा है। क्या भरा है? गैस भरा है। यहाँ से कोई चीज़ से हम, मान लीजिए ये है, हम इसे पुश कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? इसके अणु पास पास आने लगेंगे, तो ये हमारा जो है द्रव में कुछ परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम इसे और प्रेशर डालेंगे तो ये लास्ट में आके ठोस बन जाएगा। इसलिए इसकी संपीड़ितता जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो अब हमने ठोस को देख लिया, द्रव को देख लिया, गैस को देख लिया। तो गैस को हम एक बार और रिवीजन करा देते हैं कि गैस के अणु की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। आप लोग इसे देख लीजिए, प्रॉपर नोट बनाते रहिए, हम इसके आगे और भी लेकर आएंगे। तो इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। और गैस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम होता है। इनके अणु जो हैं एक दूसरे को बहुत कम मतलब इनका आकर्षण बल बहुत कम होता है।
तो अब थर्ड नंबर है, गैस का घनत्व सबसे कम होता है, मतलब कि इनके अणु दूर दूर होते हैं तो इसीलिए इनका घनत्व मतलब ये कम घने, घनत्व का मतलब घने, ये कम घने होते हैं। और चौथा नंबर है, एक गैस दूसरी गैस में आसानी से घुल जाती है। तो यहाँ हमने दिखाया आपको कि ये एक सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है, इसमें मान लीजिए कोई ए गैस है, इसमें मान लीजिए कोई बी गैस है। तो अगर हम इस गैस को इसमें छोड़ दें तो ये गैस इसमें आसानी से घुल जाए, क्योंकि इसके अणु दूर दूर हैं, ये अणु आके इसमें बीच बीच में आ जाएंगे तो ये मिश्रित हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है, गैस का आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है। ये तो सभी लोग को पता है कि इसका आयतन और आकार अनिश्चित होता है। गैस के कण चारों तरफ दिशाओं में इधर उधर भागते रहते हैं। कि हमने बताया कि आप ज्यों ही बलून को फोड़ देंगे इसके कण चारों दिशाओं में भागने लगेंगे। और गैस में विसरण सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये ज़्यादा विसरित होते हैं। और गैस की संपीड़ितता सबसे कम होती है। ये हमने आपको दिखाया कि अगर हम इसे प्रेशर दें तो इसके अणु पास पास आने लगेंगे तो ये कुछ समय में द्रव हो जाएगा। अगर हम इसे और प्रेशर दें तो इसके अणु जो हैं एकदम पास पास हो जाएंगे, एकदम पास पास, तो ये ठोस का रूप ले लेगा। इसीलिए इसकी संपीड़ितता जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने ठोस को देख लिया, द्रव को देख लिया, गैस को देख लिया। अब हम पदार्थ की चौथी अवस्था को जिसे कहते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। तो देखिए प्लाज्मा को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है, हाई स्कूल इंटर परीक्षा में आ सकता है कि प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है। तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर प्लाज्मा। तो देखिए प्लाज्मा के कण जो हैं अत्यधिक ऊर्जावान एवं अत्यधिक उत्तेजित आयन होते हैं। ये आयन आपको फुल डिटेल हम अणु और परमाणु वाले चैप्टर में बताएंगे। अभी आपको हम समझा देते हैं। आयन का मतलब होता है आवेश, और आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। बस आप लोग ये जानते रहिए कि आयन का मतलब आवेश होता है। आवेश दो प्रकार होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। देखिए प्लाज्मा के कण अत्यधिक ऊर्जावान एवं अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि जो प्लाज्मा के कण, मान लीजिए आपके पास ट्यूबलाइट तो मतलब शादी ब्याह में तो होता होगा। ये देखिए यहाँ से हमने विद्युत दिया, ये प्लस, ये आया हमारा माइनस। तो इसके ये जो इसमें हीलियम गैस भरी होती है। इसके हीलियम गैस के जो कण होते हैं, ये विद्युत जब इसमें प्रवेश करता है, हीलियम गैस में जब विद्युत प्रवेश करता है तो इसके कण एक दूसरे से मतलब कि चमकने लगते हैं, ऊर्जावान होते हैं और उत्तेजित होते हैं। तो ये जो कण चमकते हैं इन्हीं को हम प्लाज्मा कहते हैं। आपके घर में 100 वाट वाला विद्युत बल्ब आपने देखा ही होगा, विद्युत बल्ब, इसमें क्या भरा होता है, नियॉन और आर्गन। इसके कण जो होते हैं ऊर्जा मिलते ही ये, मतलब कि आपने टंगस्टन को देखा होगा कि ये समझ लीजिए कि ये ऊर्जावान होते हैं। हमने आपको बताया ना कि इसमें ज्यों ही आप बिजली देंगे इसके कण उत्तेजित हो जाएंगे, मतलब जलने लगते हैं। तो इसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। देखिए सूर्य एवं तारे, ये जो सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य एवं तारे प्लाज्मा की उपस्थिति की वजह से चमकते हैं। सूर्य एवं तारे प्लाज्मा की उपस्थिति से चमकते हैं। तो हम बताते हैं कि प्लाज्मा की खोज कैसे हुई थी, अब क्या इसका कारण है। तो प्लाज्मा की खोज में हमारे 3 वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? 3 वैज्ञानिक। पहले वैज्ञानिक का नाम है सर विलियम क्रूक्स, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है जे थॉमसन, और तीसरे वैज्ञानिक का नाम है इरविंग लैंगम्यूर। देखिए ये सर विलियम जॉनसन ने
इसे मतलब कि प्लाज्मा को पहचाना, इसकी पहचान को बताया। सर विलियम क्रूक्स ने इसकी पहचान को 1879 ईस्वी में बताया। और इसको इन्होंने पहले प्लाज्मा नाम नहीं रखा, इसे कहा उत्सर्जित पदार्थ। क्या कहा? उत्सर्जित पदार्थ। उत्सर्जित पदार्थ। सर विलियम क्रूक ने इसकी पहचान की कि ये क्या है, कैसे चमकता है, और इसे उत्सर्जित पदार्थ का नाम दिया। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे आए जे थॉमसन। इन्होंने इसकी प्रकृति को बताई। इन्होंने इसकी प्रकृति को बताया। और फिर बाद में इरविंग लैंगमूर ने इसका प्लाज्मा नाम दिया। क्या दिया? प्लाज्मा नाम दिया। प्लाज्मा नाम किसने दिया? इरविंग, मतलब कि सर विलियम क्रूक्स ने इसकी पहचान की, जे थॉमसन ने इसकी प्रकृति बताई, और इरविंग लैंगम्यूर ने प्लाज्मा नाम दिया। तो हमारा प्लाज्मा हो गया बहुत छोटे से वीडियो में। तो अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। देखिए दोस्तों, BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? पांचवी अवस्था है। पांचवी अवस्था है। देखिए, ये इसको दो वैज्ञानिक बताया, सत्येंद्र नाथ बोस ने और आइंस्टीन ने। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने इसको जो है, इसके डेटा को दिया कि ये क्या है, कैसे काम करता है, और इन्होंने इसके डेटा को कलेक्ट किया, इसके बारे में ज्ञान दिया, और इसकी जांच के लिए भेज दिया आइंस्टीन के पास। उस समय आइंस्टीन सबसे माने जाने बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो इनका एक ग्रुप था। इनके उस ग्रुप ने, मतलब आइंस्टीन के वैज्ञानिकों ने इसके बारे में सब कुछ देखा ताका, फिर बाद में अपने नाम से, मतलब कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से इसे दिया। देखिए कि सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया था। इन्होंने हवा के 1,00,000वें भाग, 1,00,000 मतलब कि इन्होंने हवा के 1/1,00,000वें भाग के बराबर घनत्व लिया। मतलब कि हम समझाते हैं कि मान लीजिए हमारा हवा है, हवा के घनत्व को, वायु के घनत्व को 1,00,000 बार उसे बांट दिया। जैसे कहते हैं ना, सेब का 1/4 भाग करिए, ये इसका मतलब ये होता है कि इसे 4 भागों में बांट दिया गया। तो 1/1,00,000वां भाग मतलब होता है कि हवा के घनत्व को 1,00,000 बार बांट दिया गया। 1,00,000 बार बांट दिया गया, 1/1,00,000वां भाग बांट दिया गया। और सबसे कम तापमान, धरती का सबसे कम तापमान है -273.15 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम तापमान पर इसे रखा। इसको हवा के 1/1,00,000वें भाग के घनत्व को सबसे कम तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस पर रखा, और उन्होंने जो पाया उसके डेटा को एक बुक में लिख लिया, और उसे लिखने के बाद इन्होंने आइंस्टीन के पास भेज दिया। और आइंस्टीन ने इसके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट किया, और बाद में उन्होंने बताया कि ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, और उसका नाम उन्होंने रखा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और सारी केमिस्ट्री की जानकारियाँ लेकर।